हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन पढ़ने से पहले हमको रिफ्लेक्शन पढ़ना पड़ता है, पर हम अभी आज के टॉपिक में रिफ्रैक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। रिफ्रैक्शन आपका रे ऑप्टिक्स का सेकंड पार्ट में आता है। और व्हाट इज़ रिफ्रैक्शन? सो रिफ्रैक्शन इज़ बेसिकली द लाइट विच इज़ नॉट बीन रिफ्लेक्टेड एंड इट इज़ गोन थ्रू आउट द सरफेस, मतलब सरफेस के अंदर से ये लाइट होके गुजरती है, तो उसी का हम रिफ्रैक्शन कहते हैं। रिफ्रैक्शन में आपका बेसिकली मीडियम्स का रिक्वायरमेंट होता है। मान लो कि हमारे पास तो एक वाटर है, मतलब एक वाटर नहीं, मतलब मान लो कि वाटर सरफेस है और उसके बाहर एयर सरफेस है। तो एयर जहाँ पर होगा वो आपका रेयर मीडियम कहलाएगा, मतलब ऐसा मीडियम जहाँ पर आपका लाइट बहुत फास्ट ट्रैवल करता है। और जो वाटर सरफेस है उसमें आपका लाइट क्या हो जाएगा, थोड़ा सा धीरे ट्रैवल करेगा एज़ कम्पेयर टू एयर। तो यहाँ से हमको रिफ्रैक्शन के बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। और रिफ्रैक्शन होने के लिए हम लोग को फर्स्ट में जो रिक्वायरमेंट होगी वो क्या है, मीडियम। सो यहाँ पर हम लोग फर्स्ट में लिख देते हैं व्हाट इज़ रिफ्रैक्शन। सो व्हाट इज़ रिफ्रैक्शन? What is refraction? Refraction is basically a form in which the light is going throughout the surface। मतलब हम बोल सकते हैं कि सरफेस को क्या बोल सकते हैं उसको, एब्जॉर्ब, सरफेस एब्जॉर्ब कर लेती है लाइट को। ठीक है, सनलाइट जब हमारे ग्राउंड पे पड़ती है तो ग्राउंड के अंदर तक लाइट जाती है। क्या जैसे रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन दोनों मीडियम पॉसिबल होते हैं इन अवर अर्थ। तो हम बोल सकते हैं कि जब लाइट हमारे इन्वायरमेंट में आती है, मान लो सनलाइट हमारे इन्वायरमेंट में आ रही, तो वो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन टू फेज में हमारे सरफेस पर फैली हुई है, मतलब इन्वायरमेंट पे, सराउंडिंग्स में फैली हुई है। तो रिफ्रैक्शन में बेसिकली आपका एक मतलब आज हम लेंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। रिफ्रैक्शन का थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन आज आपको, मतलब अभी आपको पता चला। सो रिफ्रैक्शन की तरफ से हो क्या आता है, ये आज हम रिफ्रैक्शन का मेथड से सीखेंगे। मतलब रिफ्लेक्शन, मान लो कि एक हमारे पास प्लेन सरफेस है या प्लेन मिरर है। सबको पता है कि जब लाइट यहाँ पर मतलब कोई ऑब्जेक्ट रखा, मान लो यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट रखा है, ये ऑब्जेक्ट का नाम मान लो, ये ऑब्जेक्ट का मैंने एक छोटा सा लाइन से नोट किया, इसी ऑब्जेक्ट को मैंने ए भी नाम दिया। अब इसी ऑब्जेक्ट का मान लो कि एक इंसिडेंट रे कहाँ पर जाके टकरा गया, सरफेस पे। अब सरफेस पे जब ये लाइट टकराया तो इस लाइट से हमारे पास क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्शन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो लाइट गया वो ऐसे मीडियम पे गया जिस मीडियम पर हमारा जो मतलब मीडियम है, वो मीडियम में आपका कोई ऐसा अलग मीडियम नहीं है जिसमें लाइट खिंच सके। सो लाइट यहाँ से हो जाएगा आपका एब्जॉर्ब, नहीं, आपको यहाँ से लाइट हो जाएगा आपका रिफ्लेक्ट। सो रिफ्लेक्ट हो जाएगा कहाँ से, इंसिडेंट रे से। ये आपका इंसिडेंट रे है, ये आपका रिफ्लेक्टेड रे है। ये आपका यहाँ से इस तरह भी मूव कर सकता है, यहाँ से इस तरह भी मूव कर सकता है, डिपेंड करता है कि आपका सरफेस कैसा है। ये मिरर भी हो सकता है, मिरर टू टाइप्स के होते हैं, कनकेव एंड कन्वेक्स। ये आपके रिफ्लेक्शन चैप्टर में कनकेव और कन्वेक्स मिरर का फॉर्मूला के साथ डेरिवेशन हो चुका है। सो अभी हम लोग रिफ्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे। सो रिफ्रैक्शन में भी आपका कनकेव और कन्वेक्स मिरर का मिरर आता है। सो मान लो कि आपका ऑब्जेक्ट है और यहाँ पर हमने एक और मीडियम मान लिया, इसको वाटर मीडियम मान लिया। ठीक है, वाटर सरफेस या वाटर मीडियम। एंड ये वाला आपका जहाँ से लाइट जा रहा है वो आपका एयर मीडियम मान लो। ठीक है, अब मान लो कि ये आपका रिफ्लेक्शन का था पार्ट और ये रिफ्रैक्शन का पार्ट में हम क्या करेंगे, मान लो कि ऑब्जेक्ट मैंने यहाँ पर रखा है। अब इसी ऑब्जेक्ट पे गया आपका एक इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे अब वाटर पे जाके कैसे एक्ट करेगा, मान लो कि यहाँ से हमारे पास एक नॉर्मल है, मान लो कि यहाँ से आपका एक रे गया। ठीक है, इस रे से मतलब ये आपका एक नॉर्मल मैंने ड्रॉप किया, परपेंडिकुलर होता है नॉर्मल आपका हमेशा। तो ये वाला आपका हो गया क्या, परपेंडिकुलर नॉर्मल। और फिर ये आपका ऑब्जेक्ट से रे गया, मान लो कि एक 60 डिग्री एंगल रे आपका वाटर की तरफ मूव कर गया। अब वाटर की तरफ जब रे मूव करेगा तब वाटर कैसे लाइट को एब्जॉर्ब करेगा वो अभी हम सीखेंगे।
सो यहाँ पर 2 मीडियम रिक्वायर होते हैं। कौन कौन से, मतलब बेसिकली हम ये स्टडी में आया है कि एयर जो है वो रेयरर मीडियम होता है और वाटर आपका डेंसर मीडियम होता है। एयर आपका रेयरर मीडियम क्यों है? क्यों रेयरर मीडियम का मतलब क्या होता है वो देख लीजिए। रेयरर मीडियम मतलब वही होता है जहाँ पर लाइट आपका बहुत फास्ट ट्रैवल करे, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू वाटर। वाटर आपका क्या है, एक ऐसा मीडियम है जहाँ पर लाइट थोड़ा सा धीरे ट्रैवल करता है एज़ कम्पेयर टू एयर। मान लो कि एक लाइट है, एक लाइट को मैं टॉर्च को जलाया तो वहाँ से एक रे ऑफ लाइट गई। अब वो रे ऑफ लाइट मान लो कि सेम मीडियम पे जा रही है, ठीक है, एयर पे ही जा रही है। अब जब एयर से मान लो कि ऐसा मैंने पॉन्ड या रिवर के पास उस टॉर्च को जलाया जहाँ पर मेरे पास टॉर्च तो एयर पर है, पर जो लाइट है वो सीधा जाके वाटर पर टकराएगी। सो वाटर के अंदर लाइट कैसे मूव करेगी वो तो हमको वाटर के अंदर कैमरा घुसा के देखना पड़ेगा। पर अगर हम एक ग्लास ऑफ वाटर लें, ठीक है, तो वहाँ पर हम देख सकते हैं कि जब हम कोई लेज़र लाइट को वाटर की तरफ, मतलब वाटर ग्लास की तरफ मूव करते हैं, मतलब रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ मूव कर रहा है, डेंसर मीडियम से अगेन रेयर मीडियम की तरफ अंदर से होके बाहर तक जा रहा है लाइट। तो पहले तो हमारे पास रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम पे मूव किया, ठीक है, फिर डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम की तरफ लाइट मूव करेगा। सो यहाँ पर डेंसर और रेयर का बहुत बड़ा आपका एक्सप्लेनेशन होता है। सो जब आपका लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ जाएगा तो वो बहुत जग जाएगा एज़ कम्पेयर टू डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम। तो हम देख सकते हैं कि जब एयर में हमारा लाइट रे वाटर की तरफ गया तो वो एक वेलोसिटी के साथ, मतलब एक हाईएस्ट वेलोसिटी के साथ वो वाटर की तरफ मूव कर गया, ठीक है। अब वाटर में जब लाइट गया तब क्या हो जाएगा, रेयर टू डेंसर मीडियम में हमारे पास एक फॉर्मूला होगा। कैसे फॉर्मूला होगा कि जो हमारे पास नॉर्मल बनेगा, नॉर्मल क्यों बनाते हैं, क्योंकि हम लोग को इमेज का फॉर्मेशन करना सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। विदाउट इमेज वी कैन नॉट सपोज द ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन ना। तो इमेज से ही हमारा पूरा ये जो अर्थ है वो बना हुआ है। जो हमारा अर्थ है वो एक खुद ही वर्चुअल इमेज है, वो हमारे पूरे यूनिवर्स में एक गैस के फॉर्म पे एग्जिस्ट करता है। तो हम बोल सकते हैं कि जो हमारे वातावरण में इमेजेस बनते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं वो सारे हमारे रियल तो है, पर वो कहीं ना कहीं रिफ्रैक्शन के तौर पर वर्चुअल इमेज भी बनते हैं। जैसे हम बोल सकते हैं कि रिफ्रैक्शन जो होता है वो हमें कभी ना कभी फॉल्स इमेजेस दिखा देता है। जैसे मान लो कि जो डायमंड होता है वो डायमंड हमको मान लो कि ये हमारे पास एक डायमंड है। अब ये डायमंड आपका कभी कभी आपको दिखाई देगा, जो रियल डायमंड होता है वो चमकता रहता है, ठीक है, यहाँ से आपका चमकता है। तो जो आपका स्पार्कलिंग इफेक्ट होता है वो रिफ्रैक्शन की तरह ही काम करता है। कैसे, जब हमारे पास जो इसको हम ब्रिलियंस ऑफ डायमंड कहते हैं, ये आपका रिफ्रैक्शन में हम पढ़ेंगे कि इसका जो ऑप्टिकल रेस है वो कैसे मूव करती है। जैसे इसको हम एग्जाम्पल के तौर पर अभी पढ़ेंगे, तो पहले हम देख लेते हैं कि रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ जब लाइट मूव करता है तो कैसे उसका जो इफेक्ट है वो हमारे इन्वायरमेंट में पड़ता है। सो हम कहाँ थे, सो मान लो कि ये आपका रेयर मीडियम से एक लाइट रे मूव कर गया वाटर की तरफ, ठीक है। अब हमारे लिए ये एक एक्सिस है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, और ये हमारे पास मान लो कि एक हमारे पास नॉर्मल है, ठीक है। ये आपका कहीं ना कहीं कर्वेचर हुआ रहेगा, इस सरफेस का कहीं ना कहीं कंप्लीशन होगा, ठीक है। अब मान लो कि ये आपका एक क्या बोल सकते हैं इसको, सेंटर ऑफ कर्वेचर से नॉर्मल मैंने ड्रॉ कर दिया। ये आपका मान लो n है, ठीक है, और ये आपका c है, c1 है, ठीक है। अब वाटर आपका सेकेंड मीडियम है और एयर आपका फर्स्ट मीडियम है, ठीक है। अब ये आपका नॉर्मल है, रेयरर से डेंसर मीडियम की तरफ मूव करने से हमारे पास एक एंगल फॉलो होता है, वो है नॉर्मल से रेयरर से डेंसर मीडियम की तरफ जब हमारा रे मूव करता है तो हम बोल सकते हैं कि जो रे है वो नॉर्मल के पास होता है। क्या होता है, नॉर्मल के पास होता है। मान लो कि ये हमारे पास जब नॉर्मल लाइट बढ़ रही थी, ठीक है, तो जब यहाँ से हमारे पास लाइन टकराएगा ना तो हमारे पास ये कहीं ना कहीं
यहाँ बनती हुई दिखाई देगी। ठीक है, ये पहले तो थोड़ा सा बेंड हो जाएगा, थोड़ा सा बेंड होगा, फिर ये बेंड होके बाहर की तरफ मूव करेगा, या एयर की तरफ मूव करेगा, या वाटर की तरफ मूव करेगा। पहले तो हम देख सकते हैं कि रेयर से डेंसर की तरफ मूवमेंट हो रहा है, सो ये नॉर्मल के पास होगा। ठीक है, ओके, हम डायमंड के बारे में बाद में पढ़ेंगे, पहले सीख लेते हैं कि कैसे इसका एंगल बनता है। ठीक है, सो रेयर मीडियम आपको समझ में आ गया क्या होता है, एयर, और डेंसर मीडियम वाटर, ये आपको याद रखना है। अच्छा, अब हमको मूव करना है डेंसर से रेयर मीडियम की तरफ। कैसे मूव कर सकते हैं, बहुत अच्छे एग्जांपल है। एक आपके पास ग्लास है, ठीक है, ये ग्लास में आपका वाटर भरा हुआ है। ठीक है, अब ये वाटर में मैंने एक टॉर्च से लाइट फेंका, जब लाइट, ये कौन सा मीडियम हो जाएगा आपका, पहले तो ये वाला जो मीडियम है जहाँ से लाइट आ रही है वो रेयर है, मतलब एयर से लाइट आ रही है। जहाँ लाइट जा रही है ये पूरा पार्ट डेंसर मीडियम है, क्योंकि वाटर फ्लो हो रहा है अंदर। फिर जब लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम की तरफ से बाहर को आएगी, तब अगेन वो रेयर मीडियम कहला जाएगी। अब हमको क्या देखना है कि रेयर से डेंसर मीडियम में तो लाइट बहुत फास्ट मूव करती है, जाती है, और वो मान लो कि यहाँ से ये जो रे जा रही है, और ये वाला मान लो कि ये नॉर्मल आपका ये बना हुआ है, तो ये बहुत नॉर्मल के पास होगा। पर जब डेंसर से रेयर मीडियम की तरफ मूव करे, मतलब ये वाटर है, वाटर से अगेन ये एयर पर पहुंच रही है, तब हमारे पास जो रे है वो अवे फ्रॉम दी नॉर्मल होती है, अवे फ्रॉम दी नॉर्मल होती है। अब मान लो कि यहाँ पर मैंने यही वाला एग्जांपल जस्ट यहाँ पर सेम बना दिया। ये आपका एक सीजर है, ये आपका एक वाटर मीडियम है, ठीक है, ये आपका एयर मीडियम है। हमको वाटर से लाइट मूव करवाना है, ठीक है, और कहाँ पहुँचना है, एयर में। ये आपका एयर रेयर मीडियम की तरफ से मूव कर रहे हैं, यहाँ से बहुत धीरे जाएगी लाइट, और यहाँ से एयर की तरफ जब मूव होगा तब मान लो कि यहाँ से एक नॉर्मल मैंने बनाया एन सी। अब एन टू सी नॉर्मल से दूर जाती है, मतलब ये कहीं यहाँ बनेगी, यहाँ नहीं बनेगी। नॉर्मल कहीं दूर होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पास, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर के मतलब फोकस के पास आ रहा है जब, तब ये बन जाएगा आपका डेंसर से रेयर मीडियम की तरफ का मूवमेंट। ठीक है, सो ये आप क्या बना, इमेज 1। ठीक है, इमेज 1 मतलब लाइट वहाँ पर हमें दिख रही है कि हाँ पहुँच गया है, और यहाँ पर आपका ये अंदर की तरफ इमेज का हम देख तो नहीं पाते, पर वाटर पे वो दिखता है एज रिजल्ट ऑफ रिफ्लेक्शन। सो वाटर एक बहुत अच्छा हमारे पास मिरर की तरह वर्क करता है, इस सबको पता है। अब हमको रिफ्रैक्शन के बारे में पढ़ने के बाद एक बहुत बेसिक सी चीज़ के बारे में पढ़ना है, विच इज़ नोन एज क्रिटिकल एंगल। सो इसको बिटा दें, उसके बाद हम पढ़ के व्हाट इज़ क्रिटिकल एंगल। अच्छा, क्रिटिकल एंगल पढ़ने से पहले हमको एक चीज़ नोटिस करना पड़ेगा कि क्रिटिकल एंगल होता क्यों है। क्रिटिकल एंगल किस वजह से होता है, ये टर्म आपका डिस्कस होता है इन क्लास 10, अगेन हम 12th पढ़ते हैं। सो ये होता आपका है टोटल रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो हम
बाद में इसको देख सकते हैं कि जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है वो क्रिटिकल एंगल की वजह से आता है, और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है तो क्रिटिकल एंगल है। ये भी हम लोग को जान के रखना है। मान लो कि ये आपका एक मीडियम का मैंने ब्रेक बनाया। अब यहाँ पर आपका मान लो कि ये आपका कहीं ना कहीं एयर है, ये आपका वाटर है, एयर आपका रेयर मीडियम होता है, वाटर आपका डेंसर मीडियम होता है। अब रिफ्रैक्शन का वो वाला पार्ट जहाँ पर हम डेंसर से रेयर मीडियम की तरफ मूव करते हैं, वहीं पर आपका क्रिटिकल एंगल देखने को मिलता है। मान लो कि वाटर से एक लाइट रे हमारे पास आई और एयर से वो होके गुजरी। अब हमें पता है कि डेंसर से रेयर मीडियम की तरफ मूव करने से जो क्या बोल सकते हैं रे है वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल भागती है। सो डेंसर से रेयर की तरफ मूव करने से हमारे पास फर्स्ट में तो जो एंगल बनेगा वो रिफ्रैक्शन का प्रोसेस शो कर देगा। सो इट इज़ रिफ्रैक्शन, नॉर्मल रिफ्रैक्शन हो रहा है, ठीक है। ये हमको सबको पता है कि ये जो नॉर्मल और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है उसका हम एंगल आर बोलते हैं, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। और जो इंसिडेंट रे है और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनता है उसका हम एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। अब हमको इतना क्लियर हो जाने के बाद पढ़ना है कि कब हमारे पास जो रिफ्रैक्शन है वो क्रिटिकल एंगल बन जाती है। सो बेसिकली क्रिटिकल एंगल होने के लिए डेंसर से रेयर मीडियम की तरफ मूव होना बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्रिटिकल एंगल का मतलब ही होता है जो हमारा एंगल बनेगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो बनेगा वो क्रिटिकल एंगल के इक्वल 90 डिग्री के इक्वल होगा, ठीक है। नाइन्टी डिग्री मतलब परपेंडिकुलर। अब 90 डिग्री मतलब हम बोल सकते हैं कि जो हमारे पास एंगल है वो बिल्कुल सीधा जा रहा है, ठीक है। अच्छा, इसका हम डायग्राम कैसे बना सकते हैं। मान लो कि यहाँ पर एक हमारे पास सरफेस है, इस सरफेस पे हमारे पास एक लाइट जा रही है। ये हमारे पास मान लो कहीं ना कहीं डेंसर मीडियम है, वाटर के मॉलिक्यूल्स यहाँ पर प्रेजेंट है। अब डेंसर से रेयर मीडियम की तरफ मूव करना मतलब मान लो कि ये हमारे पास रेयर मीडियम था। अब जब हम क्या कर सकते हैं, जो हमारे पास एंगल ऑफ इंसिडेंस है, मान लो कि एंगल ऑफ इंसिडेंस आपका बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ा, आपका एक पोजीशन पर ही फिक्स्ड रहा, बस उसका हमने जो डायरेक्शन है वो थोड़ा सा चेंज किया। अकॉर्डिंग टू चेंज इन डायरेक्शन हम ये देखेंगे कि जो हमारे पास एंगल बनेगा वो 90 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। तो जब आपका डेंसर से रेयर मीडियम की तरह लाइट मूव होने के बाद 90 डिग्री के इक्वल हो जाए एंगल, तभी आपका क्या फॉर्म हो जाएगा, क्रिटिकल एंगल, ठीक है। और ये वाला जो पार्ट है कि लाइट यहाँ से जा रही थी बेंड होकर, ये आपका लाइट बेंड ना होकर सीधा 90 डिग्री मतलब जो सरफेस है वहाँ तक टच करके पहुँच गई। अब डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम की तरफ हम पता है कि नॉर्मल से वो दूर भागती है। सो नॉर्मल से दूर भागते मतलब किसी डायरेक्शन पे हमने ऐसे लाइट को पोजीशन किया जिस तरह लाइट धीरे धीरे सरफेस पर टच हो गई, तो हम इसी सरफेस को 90 डिग्री के इक्वल मानते हैं। सो इट इज़ नोन एज क्रिटिकल एंगल, ठीक है। क्रिटिकल एंगल को IC से रिप्रेजेंट करते हैं। सो व्हेन द एंगल इज रिफ्रैक्टेड टू मतलब हम बोल सकते हैं टिल द 90 डिग्री रीच, सो देन द क्रिटिकल एंगल इज फॉर्म्ड। सो इसके बाद हमारा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का एक पार्ट आता है। ये पार्ट हमारा बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से आपका बहुत सारे डिवाइसेस भी बन जाते हैं। सो ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि जो हमारा मीडियम रहेगा वो डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम की तरफ मूव करना बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी हमारे पास इतने सारे प्रोसेसेस पॉसिबल है। अच्छा, अब मान लो कि हमको क्रिटिकल एंगल के बारे में पता चल गया। अब क्रिटिकल एंगल का जो साइन होता है वो IC होता है, ठीक है।
सो हम बोल सकते हैं कि जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस है और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो इक्वल तो है, पर हम ये भी बोल सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास एक न्यू चीज़, न्यू टर्म इंट्रोड्यूस हो रही है विच इज़ नोन एज क्रिटिकल एंगल. सो हम ये भी बहुत इजीली बोल सकते हैं कि व्हेन टेंसर मीडियम इज प्रोजेक्टेड इन अ डायरेक्शन इन विच द angle is equals to 90 degree, then I means angle of incidence is almost मतलब already equals to critical angle. ठीक है. ये आपका क्रिटिकल एंगल का बेसिक पार्ट है. ठीक है. अच्छा, ये हम मिटा दें. इसके बाद हम सीखेंगे व्हाट इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन और वो कैसे होता है, उससे रिलेटेड ऑब्जेक्ट्स वगैरह. और क्या पढ़ रहे थे हम लोग, रिफ्रैक्शन के कुछ इंपॉर्टेंट या टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के एक दो एग्जांपल्स, जैसे ब्रिलियंस ऑफ डायमंड के बारे में हम पढ़ रहे थे ना, उसका कुछ पार्ट. ओके, सो व्हाट इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. हम नॉर्मली रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ते आ रहे थे, पर अभी हम लोग पढ़ रहे हैं व्हाट इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. रिफ्लेक्शन हमारे पास बेसिकली एक ऐसा मीडियम से जाता हुआ दिखता है जहाँ से अलग कोई मीडियम नहीं होता. हमें पता है कि रिफ्रैक्शन के लिए दो मीडियम का होना बहुत इंपॉर्टेंट है. बीच में एक ऐसा हमारे पास क्या बोल सकते हैं उसको, ऑब्स्टिकल रहेगा जिससे हमारे पास मीडियम्स डिवाइड हो जाए. तो रिफ्लेक्शन वहाँ पर होना पॉसिबल नहीं है, रिफ्रैक्शन हो जाता है. सो रिफ्रैक्शन की तरह से आना इज अ वेरी बिग एंड न्यू थिंग. सो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इज what commonly says that the reflection comes from the refraction from the critical angle process making. So what is total internal reflection? Total internal reflection basically says that when the angle of incidence is greater than the critical angle. critical angle मतलब क्या था, equals to 90 degree. critical angle, then the total internal reflection takes place समझ में आ रहा है. when the angle of incidence is greater than the critical angle, then the total internal reflection takes place. जब हमारे पास जो इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस हुआ करता था, अब वो क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा बड़ा हो रहा है. जब वो हम किसी एंगल से प्रोजेक्ट करेंगे जिस एंगल पर हमारा जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो ग्रेटर हो जाए 90 डिग्री के, मान लो 90 डिग्री के ग्रेटर 91 डिग्री, 92 डिग्री, 93 डिग्री, देन द एंगल ऑफ इंटरनल रिफ्लेक्शन विल ऑल्सो बी फॉर्म्ड. अच्छा, इसको हम डायग्रामेटिकली देख लें. बोर्ड ऐसे क्यों दिख रहा है, चलिए मान लो कि यहाँ पर हमारे पास एक अगेन प्रिंसिपल एक्सिस है. हर जगह प्रिंसिपल एक्सिस होगा, ठीक है, भले वो मिरर हो, भले वो सरफेस हो. अब मान लो कि यहाँ पर हमारे पास जो मेन सरफेस वो है, ठीक है. अब यहाँ से हमारे पास एक एंगल ऑफ इंसिडेंस टकराई. एंगल ऑफ इंसिडेंस हमारे पास इस बार 90 डिग्री, ये वाला हमारे पास 90 डिग्री हुआ करता था, इससे ग्रेटर.
तो जब इससे हमारे पास ग्रेटर रहेगा, कब ग्रेटर रहेगा, जब ये हमारे पास थोड़ा सा बेंट हो जाए, तब ग्रेटर हो सकता है क्या? यस, बिल्कुल। तो ये क्या हो जाएगा, हमारे पास धीरे धीरे यहाँ से मूव करते करते नीचे आने लगेगा, ठीक है। सो हम इसको कुछ ऐसे बनाएंगे, ऐसे से ऐसे गया, पहले तो ऐसे से ऐसे जा रहा था, फिर वो धीरे 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 ऐसे गया, फिर ऐसे जाने से ऐसे आया। सो इसको हम बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। सो इसका बेसिक जो ज्योमेट्री रहता है वो है व्हेन एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, सॉरी क्या लिख रही हूँ, इज ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल, then it will be equals to total internal reflection, total internal reflection, ठीक है। ओके, सो ये आपका बेसिक हो गया। अब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से आपका जो एग्जांपल्स बनते हैं वो हम देख लेते हैं। सो इसके बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट एग्जांपल होता है आपका मिराज फॉर्मेशन इन डिजर्ट प्लेसेस। हम रेगिस्तान जाते हैं, रेगिस्तान में हमको कभी ना कभी कुछ पानी जैसा मतलब वाटर का सोर्स इमेजिन करते हुए दिखता है। बहुत लोग जब प्यासे लोगों को ऐसा फील होता है कि आपके पास शायद वहाँ पर पानी है, ठीक है। सो वहाँ पर एक्चुअल में पानी नहीं होता, वहाँ पर वो आपका मतलब बोल सकते हैं कि वो भ्रम रहता है। सो वो आपका एक रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का बहुत मेजर एग्जांपल कहलाता है। मान लो कि कहीं से आपका जो सैंड है वो क्या होता है, आपका कहीं ना कहीं क्रिस्टल फॉर्मेशन, मतलब क्रिस्टल फॉर्म का पार्ट रहता है ना, मतलब क्रिस्टल्स के फॉर्म पे आपके सैंड्स पाए जाते हैं। सो क्रिस्टल आपका क्या करता है, लाइट को खुद की तरफ एब्जॉर्ब कर लेता है, और जब सैंड में लाइट एब्जॉर्ब होता है तब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का प्रोसेस आता है, ठीक है। सो इसके वजह से हमारे पास जो इमेज बनता है वो वर्चुअल बन जाता है, मतलब हमको अपनी रियल आंखों से वर्चुअल इमेज का दिखना ही टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का इम्पॉर्टेंट पार्ट हो जाता है। सो इसी तरह जैसे हम क्लास के स्टार्टिंग से पहले हमने डायमंड के बारे में पढ़ा था, डायमंड का चमकना भी एक टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का ही प्रोसेस है। जितनी भी आसपास की हमें चीज़ें एक्स्ट्रा चमकती हुई दिखाई दे, ठीक है, स्पार्कलिंग इफेक्ट्स जो आते हैं लाइट के, वो सब हमारे पास इंटरनल टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से कहीं ना कहीं रिफ्रैक्शन के साथ उसका मतलब डेरिवेशन हुआ है, तभी रिफ्लेक्शन हो रहा है। जो हमारे सराउंडिंग्स में रिफ्लेक्शंस होती है वो हमें इतना फ़र्क नहीं पड़ता, मतलब मान लो कि यहाँ वहाँ हमको जो पिक्चर्स दिख रहे हैं, ठीक है, ट्रीज, घर, वो सब सिंपल रिफ्लेक्शन के फॉर्म, पर ऐसी चीज़ें जो हमें एक्स्ट्रा चमकती हुई दिखाई दे, ठीक है, मान लो कि उसमें ऐसा कुछ लाइट लगा भी नहीं है तो भी हमको अलग से उसको फील हो रहा है कि ये थोड़ा सा यूनिक पीस है। सो उसी को हम क्या बोल देंगे कि ये एक टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का एग्जाम्पल है, ठीक है। ऐसे डायमंड और मिराज तो एक कॉमन एग्जाम्पल था, आपके बुक में यही दिया हुआ है। बाकी आपका बहुत सारा एग्जाम्पल्स आप ऐसे सर्च करके देख लो अपने आसपास, ठीक है। ओके, सो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के एग्जाम्पल्स हो गए। अब हमको इसके द्वारा इन्वेंशंस को पढ़ने हैं। सो इसके द्वारा हमारे पास एक बहुत इम्पॉर्टेंट इन्वेंशन को हम नेक्स्ट किसी लेक्चर पर डिस्कस करेंगे कि इसके द्वारा एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट डिवाइस क्रिएट हुआ है। वो डिवाइस क्या है सबको पता है? इट इज़ नोन एज व्हाट? ड्यू टू इंटरनल रिफ्लेक्शन optical fiber
आर इंट्रोड्यूस्ड। समझ पाया? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से हमारे पास ऑप्टिकल फाइबर्स का इंट्रोडक्शन हुआ है। ऑप्टिकल फाइबर हमारे साइंस में बहुत ही काम की चीज़ है। ऑप्टिकल फाइबर के बिना कम्युनिकेशन करना बहुत मुश्किल हो जाता। ऑप्टिकल फाइबर के बिना ऑपरेशंस बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बन सकते थे। सो ऑप्टिकल फाइबर एक बहुत ही ग्रेट इन्वेंशन है थ्रू द इंटरनल रिफ्लेक्शन थ्योरी। सो इंटरनल रिफ्लेक्शन कितना इम्पॉर्टेंट है वो हम ऑप्टिकल फाइबर के को नहीं जाने बिना नहीं बता सकते। ऑप्टिकल फाइबर दिखता कैसा है? मान लो कि यहाँ से हमारे पास एक पाइप जैसा कुछ बना हुआ है। इसी पाइप के अंदर ग्लास का बना हुआ एक छोटा सा कोर रहता है। उस कोर से हमारे पास रिफ्लेक्शन पॉसिबल होता है। अब कोर को प्रोटेक्ट करने के लिए प्लास्टिक शीट्स के इम्पॉर्टेंस ही रहते हैं। सो उसी प्लास्टिक शीट्स को हम प्लास्टिक की बने रहती है, कभी कभी ग्लास की बने रहती है, तो उसी को हम क्लेडिंग वगैरह कहते हैं, जो शीट उसमें रहता है। मान लो कि यहाँ से हमारे पास जो है लाइट जाएगी। अब इसको इसके बाहर का पार्ट दिखाना है ना। सो यहाँ से हमारे पास मान लो कि एक और प्लास्टिक शीट है, यही होता है क्लेडिंग, ठीक है। और अंदर का जो पार्ट होता है इज नोन एज कोर, मेड अप ऑफ ग्लास, प्योर ग्लास। ऑल्सो ग्लास इज अ फॉर्म ऑफ इंसुलेटर। सो यहाँ पर आपका लाइट क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्ट होगा। मैंने कहा है कि सैंड में आपका क्या होता है? लाइट रिफ्लेक्ट होता है। so, यहाँ पर आपका सिलिका वगैरह का यूज़ किया जाता है, सिलिका जेल, सिलिका। सो आपको शायद क्लियर हो रहा होगा कि ग्लास आपका करंट पास नहीं करता, ठीक है, पर उसमें से लाइट पास हो सकती है। सो ग्लास इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर अवर total internal reflection chapter. So without glass, not the core is made and not the optical fiber is also used. So optical fiber आपका बहुत पतला रहता है, एक ही आप याद रखना। और ये किसके वजह से होता है? किस थ्योरी की वजह से? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। सो आप अभी इतना ही जान के रखो। ऑप्टिकल फाइबर के बारे में थोड़ा बहुत थ्योरी आप पढ़ लेना कि इसके प्रॉपर्टीज़, ये ऑपरेशंस वगैरह में यूज़ किए जाते हैं, एंडोस्कोपी वगैरह। उसमें हम बल्ब अदर ग्लास जिसमें करंट पास हो वो हम यूज़ नहीं कर सकते। इट विल बी डेंजरस फॉर द पेशेंट्स। एंड ये आपका डेकोरेटिव लैम्प्स के तौर पे भी यूज़ किया जाता है, जो हम दिवाली में देखते हैं ना, वैसे ही उसमें तो करंट पास होता है, पर हम बेसिकली करंट से ग्लास को कोई अलग इफेक्ट ना हो उसका व्यवस्था करने के लिए प्रोटेक्टिव क्लेडिंग वगैरह का यूज़ करते हैं। और इसमें जो लाइट है वो प्रोपेगेट होता है इन अ वेव फॉर्म, एंड लाइट इज़ वेरी वेरी इजीली पासिंग फ्रॉम द ऑप्टिकल फाइबर विदाउट वेस्टेज। सो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हम क्या पढ़ा रहे थे? रिफ्लेक्शन। वहाँ से हम ऑप्टिकल फाइबर का इंट्रोडक्शन तक पहुँच गए।